स्ट्रोक के पेशेंट में बॉडी का एक पार्ट पैरालाइज होता है, लेकिन जीवीएस में चारों हाथ पांव पैरालाइज हो जाते हैं। अभी भी जब भी जीवीएस होता है तो किसी वायरल इलनेस या रेयरली किसी बैक्टीरियल इलनेस और कई बार किसी सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद भी जीवीएस होता है। आपके पानी में इन्फेक्शन है और जहाँ डायरिया का रिस्क ज़्यादा है वहाँ डेफिनेटली इसका रिस्क ज़्यादा हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में अब तक लगभग 21 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पुणे, नागपुर, आंध्र प्रदेश से भी केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे किस बारे में बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ जीबीएस यानी गुलेन-बेरे सिंड्रोम के बारे में, जिसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे बचाव कैसे किया जाए, इसके लक्षण क्या हैं, आखिर ये बीमारी है क्या। और इसलिए thehealthsite.com में आज हमारे साथ मौजूद है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय पांडे, जो हमें बताएंगे कि ये जीबीएस बीमारी आखिर है क्या, इससे खुद को बचाया कैसे जा सकता है। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। सो डॉक्टर, ये जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं जीबीएस के, आखिर ये जीबीएस बीमारी है क्या और अचानक से ये बीमारी इतनी क्यों बढ़ने लगी, इतने डेथ्स हो रहे हैं, रीज़न क्या है? गुलेन-बेरे सिंड्रोम में हम एक नाम भूल जाते हैं, दैट इज लैंड्री। लैंड्री, गुलेन-बेरे, ये 3 साइंटिस्ट थे। अच्छा। जिन्होंने सबसे पहले हमें जीबीएस के बारे में बताया। और आप देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन जैसे जैसे हुआ उस समय इसकी ज़्यादा तादाद पाई गई थी। और अभी भी जब भी जीबीएस होता है तो किसी वायरल इलनेस या रेयरली किसी बैक्टीरियल इलनेस और कई बार किसी सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद भी जीबीएस होता है। अच्छा। यूजुअली जीबीएस होने का कारण यह होता है कि जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो इसे हम पोस्ट इन्फेक्शस या पैरा इन्फेक्शस कहते हैं। मतलब इन्फेक्शन से डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट इन्फेक्शन से इम्यूनिटी ट्रिगर होती है। तो बैक्टीरियल कोई रोल बैक्टीरिया और वायरस इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं। ओके। रेयरली वैक्सीनेशन भी ट्रिगर कर सकता है। जैसा मैंने कहा कि सबसे जो इनिशियल केसेस डिस्क्राइब हुए थे वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से डिस्क्राइब हुए थे। अच्छा। तो बहुत ही रेयर है, इट इज़ नॉट कॉमन। तो जब जैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी ट्रिगर होती है तो अपनी ही इम्यूनिटी हमारे पेरिफेरल नर्व्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और पेरिफेरल नर्व्स में 2 चीज़ें होती है, एक जॉन होता है और एक जॉन के ऊपर एक माइलिन की सीथ होती है। तो ये एंटीबॉडी क्या करते हैं कि उस माइलिन के सीथ को और कई बार एक जॉन्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और जब डिस्ट्रॉय होता है तो पेशेंट को अचानक से कमजोरी आने लगती है। अच्छा। कमजोरी इस तरह से आती है कि पेशेंट अच्छा खासा सोया था और सुबह उठा तो हाथ पांव काम करना बंद कर दिया, बहुत तेजी से आती है। और कई बार क्या होता है कि हाथ पांव में कमजोरी के साथ साथ खाने की जो स्वेलोइंग मसल्स है या सांस की मसल है उसमें भी कमजोरी आ जाती तो है। ये अचानक ट्रिगर करता है? अचानक होता है। मतलब इसके कोई पहले से अर्ली साइंस भी नहीं दिखते? जैसे कई बार डायरिया, माइल्ड डायरिया हुआ, माइल्ड सोर थ्रोट हुआ, या एक बिल्कुल वेग सा फीवर हुआ 2-3 दिन का, और उसके बाद ट्रिगर हो जाता है। 2-3 दिन पेशेंट ठीक रहेगा, 4 दिन ठीक रहेगा और उसके बाद उसको कमजोरी आ गई। और कमजोरी आती है तो जैसा मैंने बताया कि इट्स रियली एक्यूट टाइप ऑफ वीकनेस। यस। तो कभी भी पेशेंट को पता नहीं चल पाएगा कि वो किस डिजीज से जूझ रहा है। यस। तो कैसे जीबीएस कैसे पता, मतलब एक आम आदमी, मतलब अगर मैं भी जानना चाहूँ, अगर मुझे कोई माइल्ड से सिम्टम्स हैं, जैसे आपने बताया डायरिया हो गया ये सब, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि ये जीबीएस के सिम्टम्स हैं? अगर जैसे पेशेंट रात में सोता है या सुबह उठता है और उसको अचानक से कमजोरी आ गई हाथ पैरों में, तो होता क्या है कि जैसे स्ट्रोक में क्या होगा, जैसे स्ट्रोक में भी कमजोरी आती है। स्ट्रोक में बॉडी के एक पार्ट में कमजोरी आएगी। अच्छा। जैसे लेफ्ट साइड में आएगी या राइट साइड में आएगी। इसमें कमजोरी दोनों पैरों में आती है। अच्छा। तो दोनों पैरों में आ सकती है। अगले दिन अगर जैसे कई बार की हमें लगता है कि ये तो किसी वजह से होगा कि तो कहीं पैरों से ही होता है? कहीं पैर दब गए या कुछ हुआ। अच्छा। तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा टाइम हुआ, मे बी 4-6 घंटे के बाद हाथों में कमजोरी आ सकती है। और कई बार 2-3 दिनों के बाद खाने में दिक्कत होने लगती है, पेशेंट को राइस ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। और अगर 1 हफ्ते निकल गए तो कई बार पेशेंट को सांस में दिक्कत आने लगती है। तो अगर किसी को अचानक से कमजोरी आए, चलने में दिक्कत हो, तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना है। हमें ये सोचना है कि ये जीबीएस के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। वीकनेस, एकदम से कमजोरी आ रही है
तो जैसे जो लास्ट पेशेंट हमने देखा था 3 हफ्ते पहले, उसमें यही था कि एक हरियाणा का किसान था और उसने कहा कि वो रात में बाथरूम करने के लिए उठा और अचानक लगा कि उसके पैरों में कमजोरी आ गई है। अच्छा। तो उस किसी हड्डी के डॉक्टर से मिला, तो उन्होंने हमारे पास भेजा कि नहीं, हड्डी की समस्या नहीं है, न्यूरो की समस्या है। अच्छा। बाय द टाइम हमारे पास आया, उसके हाथों में भी कमजोरी आ गई थी। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का तरीका हम नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं और नर्व कंडक्शन स्टडी से जीबीएस की डायग्नोसिस बन जाती है। तो ये ऐसे तो नहीं फैलता जैसे कोविड फैल रहा था कि किसी को छू लेने से, किसी के साथ रह लेने से? नहीं, कि अभी जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्ट कोई वायरल और बैक्टीरियल इलनेस नहीं है, कि वायरस इज और बैक्टीरिया इज नॉट कॉजिंग दिस इलनेस, इट इज जस्ट ट्रिगरिंग योर बॉडी इम्यूनिटी। और कोविड में भी हमने जीबीएस के पेशेंट देखे थे कि कोविड हुआ पेशेंट को, कोविड से पेशेंट रिकवर कर रहा है और 2-4 दिन के बाद उसको जीबीएस जैसे सिम्टम हो गए। तो कोई भी वायरल इलनेस, कोई भी ऐसी चीज, जैसे मैंने कहा एक सर्जरी का एग्जांपल दिया, कई बार एब्डोमिनल सर्जरी के बाद जीबीएस हो सकता है। अच्छा। हाँ, कि पेशेंट का एब्डोमिनल सर्जरी के बाद स्ट्रेस लेवल बढ़ा और उसकी वजह से इम्यूनिटी ट्रिगर हुई और इम्यूनिटी ट्रिगर होने के बाद जीबीएस के लक्षण हो गए। रेयरली वैक्सीन के बाद हो सकता है कि कई बार कोविड वैक्सीन के बाद भी हमने 1-2 पेशेंट देखे ऐसे कि जिनको वैक्सीन मिला और 1 हफ्ते के बाद उनको जीबीएस के लक्षण आ तो ये गए। जीबीएस अभी का नहीं है, काफी जी, पहले। काफी पुराना है, काफी लेकिन पुराना अब ये ज्यादा यस, अर्ली 20th सेंचुरी में सबसे पहले डायग्नोस हुआ था, अराउंड 1930s या 1920s, जब शुरू में इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आया। अच्छा। उस समय सबसे पहले लोगों ने सोचा कि हाँ, इस तरह की एक बीमारी होती है, और ये जो 3 साइंटिस्ट जिनका नाम बताया हमने, लैंड्री, गुलेन एंड बैरी, इन 3 लोगों ने सबसे पहले इसको निजात दी इसकी। अच्छा। तो आपने कहा कि इम्यूनिटी से लिंक्ड है, तो मतलब Yes. जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है उनको ज्यादा ट्रिगर कर सकता है? नहीं, इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। अच्छा। हमने बताया कि इसमें अंडर इम्यूनिटी नहीं होती है। अपना बॉडी का सिस्टम इम्यूनिटी ज़्यादा बनाता है और वही इम्यूनिटी जो है आपके पेरिफेरल नर्व्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इम्यूनिटी कम या इम्यूनिटी ज़्यादा, उससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए जो ट्रिगर हुआ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मतलब ऐसा कह नहीं सकते कि जैसे छोटे बच्चों को या जो बहुत बुजुर्ग हैं उन पे ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, ऑल एज ग्रुप्स आर इफेक्टेड। अच्छा। बट छोटे बच्चे और एल्डरली जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें कई बार ये सीरियस हो सकता है। यस, सीरियस हो सकता है। तो जीबीएस से रिकवरी पॉसिबल है? यस, तो जीबीएस से 95% पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, 95%। अच्छा। बट 70% कंप्लीटली रिकवर करते हैं। 20-25% में कुछ डेफिसिट हो सकती है जो थोड़े दिन तक चल सकती है। अराउंड 5 to 7% पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इंक्लूडिंग डेथ भी हो सकता है। अराउंड 20% पेशेंट में रिक्वायर वेंटिलेटर सपोर्ट एंड आईसीयू केयर। और जीबीएस में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो डिजीज का कोर्स होता है वो 4 हफ्ते का कोर्स होता है। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए आज डिजीज हुई, आज 19 फरवरी है, तो ऐसा मान सकते हैं कि बाय द मिडिल ऑफ द मार्च पेशेंट विल स्टार्ट रिकवरिंग। अच्छा। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट रिकवर आफ्टर 4 weeks टाइम। बट जैसा मैंने कहा कि अराउंड 20% पेशेंट में हैव सम डेफिसिट, जैसे हाथों में वीकनेस हो गई, पैरों में वीकनेस, वो कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई, वो धीरे धीरे रिकवर होती है। और उसके रिकवरी में कई बार 6 महीने, कई बार साल भर, कई बार 2 साल लग जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 5% पेशेंट, 7% पेशेंट ऐसे हैं जिनको रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इंक्लूडिंग डेथ भी हो सकता है। तो आपके कहने का मतलब है कि जिनको ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई डिजीज है उनमें ज्यादा रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल है? बिल्कुल, जैसे किसी को सांस की बीमारी है, दमा की बीमारी है, या किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, मान लीजिए वेंटिलेटर पे चला जाए, तो उसको वेंटिलेटर से बाहर निकालना मुश्किल होता है। तो उसके लिए ये बीमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कई बार प्रेग्नेंट लेडीज में होता है ऐसा। अच्छा। तो उससे क्या उनके होने वाले बच्चे पे भी असर पड़ सकता है? होने वाले बच्चे पे डायरेक्ट असर नहीं हो सकता, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए माँ को ऑक्सीजन की कमी हुई, तो पेट में पलने वाले बच्चे पे इनडायरेक्ट असर तो होगा, हाइपोक्सिक इंजरी हो सकती है। बट प्रेग्नेंट लेडी में भी कई बार ये सीरियस रूप ले सकता है। एल्डरली में मैंने बताया सीरियस रूप ले सकता है, बच्चों में भी ले सकता है। तो ऑल एज ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आर इफेक्टेड, नोबडी इज इम्यून टू दिस डिजीज। तो जीबीएस के ट्रीटमेंट में किन किन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है और
क्या अगर आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या मेडिकेशंस दी जाती हैं? तो जीबीएस की जहाँ तक डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस बिल्कुल अपने डॉक्टर्स पे रिलाई करें। डायग्नोसिस के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं जैसे नर्व कंडक्शन स्टडी, और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, हर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट अलग होता है, लेकिन कुछ ब्रॉड ट्रीटमेंट की जो बात करते हैं कि अगर पेशेंट को बिल्कुल माइल्ड डिजीज है, माइल्ड सिम्टम है, तो कई पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट दे रिक्वायर सम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। लेकिन कई बार कुछ एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम आईवी आईजी लगाते हैं या कई बार प्लाज्माफेरेसिस करते हैं, एंड दिस ट्रीटमेंट्स आर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो जैसे ही अगर पेशेंट्स को आपको सिम्टम होते हैं जीबीएस के, तो यू शुड कंसल्ट योर न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन हुएवर इज अवेलेबल। जैसे कई बार टीयर 2 सिटीज़ में या रूरल एरियाज में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हो सकते हैं, तो आप अपने फिजिशियन से मिलिए, अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए, एंड दे शुड बी एबल टू मेक ए डायग्नोसिस। एक बार डायग्नोसिस बनने के बाद आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, अगर पेशेंट को लगता है कि सांस की दिक्कत हो रही है या खाने की दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट चाहिए। या चलने में कमजोरी काफ़ी ज़्यादा है, पेशेंट अपने आप नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट में इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे ये भी बोला जा रहा है कि जीबीएस के कारण आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है। बिल्कुल, पैरालिसिस मीन्स वीकनेस मीन्स पैरालिसिस। और जैसे मैंने कहा कि स्ट्रोक के पेशेंट में बॉडी का एक पार्ट पैरालाइज होता है, लेकिन जीबीएस में चारों हाथ पांव पैरालाइज हो जाते हैं। अच्छा। यस, और सांस के मसल्स भी पैरालाइज हो जाते हैं, और उसी की वजह से पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है। लेकिन नॉट एवरी पेशेंट, इट्स ओनली अराउंड 20% ऑफ पेशेंट्स। और फिर उसके बाद क्या डेथ मे बी 2 to 5% पेशेंट्स। 2 to 5%? यस यस यस। आफ्टर पैरालिसिस? यस, तो अगर पैरालिसिस हो गई, पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना पड़ा, तो कई बार वेंटिलेटर पे पेशेंट चला गया, वेंटिलेटर से निमोनिया हो गया, या पेशेंट वीन ऑफ नहीं हो पा रहा है, या सेप्सिस हो गया, या एल्डरली पेशेंट हो गए, या जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, या जैसे कई बार कैंसर के मरीज हैं, या जिसकी सर्जरी हुई है, या ऐसे पेशेंट जिनको सांस की दिक्कत है, ऐसे पेशेंट पे कॉम्प्लिकेशन की संभावना ज़्यादा होती है। तो जीबीएस को लेके कोई लाइफस्टाइल चेंजेस या डाइट भी मैटर करती है? जैसा अभी कुछ जैसे रिपोर्ट्स महाराष्ट्र पुणे से भी आ रही थी कि फूड से कोई डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि एक जैसे कंपाइलोबैक्टर जेजुनी जो कि डायरिया करता है, और उससे काफ़ी क्लोज एसोसिएशन है। तो डेफिनेटली अगर जैसे आप बाहर का खाना खाते हैं या घर का ही खाते हैं, तो आपके पानी में इन्फेक्शन है, और जहाँ डायरिया का रिस्क ज़्यादा है, वहाँ डेफिनेटली इसका रिस्क ज़्यादा हो सकता है। अभी भी कोई डायरेक्ट एविडेंस ऐसा मिला नहीं है, जैसे जो पुणे से रिपोर्ट आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बट डेफिनेटली इसका डायरिया से रिलेशन है। अभी एक रिपोर्ट और भी आई जिसमें ये बोला जा रहा है कि चिकन और एग्स आपको अवॉइड करने चाहिए अब इस टाइम। आई डोंट नो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट, बट डेफिनेटली फूड हैज ए रिलेशन, बिकॉज फूड से अगर डायरिया होता है तो डायरिया का रिलेशन है जीबीएस से, और अराउंड 50 to 70% ऑफ पेशेंट्स में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन मिलता है। जैसे सोर थ्रोट हो गया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हुआ, तो डेफिनेटली अगर फूड से डायरिया होता है और डायरिया से डायरिया इज ट्रिगरिंग जीबीएस, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फूड इनटेक व्हेनेवर यू आर ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड, चाहे वो नॉन वेज हो। हाँ, वेज हो नॉन वेज हो कुछ भी हो। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक कहीं पे ये कोई रिपोर्ट नहीं? नहीं, डेफिनेटली डायरिया से रिलेशन है, बट आपको भी पता होगा कि हम जब बाहर खाना खाते हैं या बाहर का पानी पीते हैं, तो हमारे यहाँ पानी में इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन। जैसे अब यूएस में चले जाएं तो कहीं का भी पानी पी लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैनिटेशन बेटर है, पानी की प्यूरिफिकेशन बेटर है। लेकिन हमारे यहाँ तो शुद्ध जल और स्वच्छ जल मिलना ही बहुत बड़ी एक बात है जी, है ना। तो सोसाइटीज़ में भी कई बार आपने देखा होगा कि फीकल इन्फेक्शन हो गया या फीकल सीवेज का पानी आ गया। तो इस तरह से पानी एक बहुत बड़ा सोर्स है इस डिजीज का, क्योंकि पानी से डायरिया होगा, डायरिया से डिजीज होगी। पानी बेसिक है। बिल्कुल, पानी स्वच्छ पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जो कोई भी लोग अन्य वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अभी निकले हैं या इंक्लूडिंग कोविड, तो उनमें ज़्यादा रिस्क है? यूजुअली मैंने आपको बताया कि जो रिस्क होता है यूजुअली 2 से 3 हफ्ते के बीच में होता है। अच्छा। तो जैसे कोविड तो चला गया, लेकिन कोई भी वायरल इलनेस, जैसे अभी जैसे ठंड से गर्मी का मौसम आ रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, सबको जुकाम है, सबको जोर थ्रोट है,
इस समय इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये बेसिक जो सिम्टम्स वायरल इन्फेक्शंस के सिम्टम्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है जीबीएस नहीं, से? वायरल के सिम्टम अलग होते हैं। जैसे वायरल में आपके जोड़ों में दर्द होगा, हाँ। बुखार होगा, गला खराब हो जाएगा, हाँ। इसमें ऐसे सिम्टम नहीं आते। अच्छा, ये ठीक होने के 2-4 दिन बाद जीबीएस के सिम्टम चालू होते हैं, जब आप वायरल इन्फेक्शन से निकलते हैं? निकलते हैं, यस ओके। यस यस, जब रिकवर करने लगते हैं, हाँ। क्योंकि तब आपकी बॉडी इम्यून ट्रिगर करती है और उसके सिम्टम अलग होते हैं। जैसे पैरों में कमजोरी आ गई, हाथ में कमजोरी आ गई, सांस लेने में दिक्कत आने लगी, खाना खाने में दिक्कत आने लगी, तो ये रिकवरी के टाइम में चालू होता है। क्या कोई दवाई या कोई वैक्सीनेशंस भी ट्रिगर करती हैं? वैक्सीन से इसका एसोसिएशन है। जैसा मैंने कहा कि जो इनिशियल केसेज हैं उसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वाज ट्रिगरिंग। कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने कुछ केसेस देखे थे, बट बहुत ही रेयर है, रेयर? बहुत ही रेयर, मे बी 10 lakhs में वन, या सो आई विल नॉट ब्लेम डायरेक्टली एनी वैक्सीन। तो क्या ये मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही इम्पैक्ट डालता है? मेंटल हेल्थ पे अगर जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है और बहुत दिन तक आईसीयू में रहता है, तो उसकी वजह से आईसीयू साइकोसिस हो सकती है पेशेंट को। ओके। जैसे पेशेंट 2 हफ्ते आईसीयू में रहा, दुनिया से कटा हुआ है, तो वहाँ से निकलने के बाद या मान लीजिए पूरी रिकवरी नहीं हुई, तो उसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे तो पड़ सकता है। बिल्कुल। तो अगर अपने ही लेवल पे कुछ प्रिवेंशन मेजर्स हम ध्यान रखें, मतलब अपने ही लेवल पे हम इससे अपने आप को बचाना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? बचाने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है कि जब भी मौसम बदले, या जैसे बारिश के मौसम में या अभी का मौसम है, उस समय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेक्शन से अपने आप को प्रिवेंट करें। ओके। शुद्ध पानी लें, शुद्ध जल लें, और जो खाने में इन्फेक्शन कम से कम हो, और जो भी खाना खाएं वो फ्रेश खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं, क्योंकि उससे हमें डायरिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और डायरिया होगा तो ज़्यादा जीबीएस के तो चांसेस आप ये कह रहे हैं कि डायरिया सबसे ज़्यादा लिंक है बिल्कुल ट्रिगर बिल्कुल, करने यस के लिए? यस यस। और डायरिया रिलेट होता है? ये डायरिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वायरल इलनेसेज एंड जीआई सर्जरीज, ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप 4 रिस्क फैक्टर बोलते हैं तो ये 4 रिस्क फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पांडे, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ये अचानक से आई ये बीमारी है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है फैलती कैसे है, इससे कैसे बचा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीबीएस बीमारी आखिर है क्या, और इससे बचाव के लिए आपको क्या क्या करना है। आपको सिर्फ डॉक्टर के बताए हुए टिप्स को फॉलो करना है, खुद से कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपके जो भी सुझाव हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू डॉक्टर।